तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन 2025 जो कि रोहिणी सेक्टर 10 में हो रहा है स्वर्ण जयंती पार्क में। ये इसका एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं कितना भव्य गेट बनाया हुआ है। ये देखिए, देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है एंट्री गेट पर। ये एंट्री गेट से हम निकल कर आए हैं, इतना भव्य गेट बनाया हुआ है। आर्य समाज का जो ये भव्य सम्मेलन हो रहा है, इंटरनेशनल सम्मेलन, इसका गेट है ये देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो देखिए सूरज कितना अच्छा लग रहा है सामने, देखिए ये गेट हाथ जोड़ते हुए जो स्वागत कर रहे हैं गेट से, कितना सुंदर और भव्य लग रहा है। गेट देखिए, मंदिरों के इस तरीके से स्तंभ और ये ऊपर की चोटियां हाथ जोड़कर जैसे बनी हुई है, इस तरीके से लग रही है। देखिए भीड़ है ये। तो अभी हम चलते हैं अंदर। ये स्क्रीन लगी हुई है जो भी यहाँ पर फंक्शन हो रहा है, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये जो फंक्शन अभी आप देख रहे हैं, स्क्रीन जो लगी हुई है, ये देखिए वहाँ अंदर हो रहा है। इतना बड़ा इन्होंने टेंट लगाया हुआ है अंदर। ये देखिए, सबके लिए एंट्री फ्री है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। देखिए, तो अभी हम यहाँ पर अलग अलग जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनको हम आपको दिखाएंगे कि बेसिकली इसका पर्पस क्या है, क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है ये इतने भव्य लेवल पे, इसकी मान्यता क्या है। ये देखिए, अभी हम ये एक अभी स्टॉल पर आए हैं जो कि आई गेस डीएवी स्कूल ने लगाया हुआ है। यहाँ पर कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, ये देखिए। अभी हम उस वाले स्टॉल पर चलेंगे आगे की, अंदर क्या, अंदर यहाँ हो क्या रहा है, मतलब ओम लिखा हुआ है, कितना सुंदर और फूलों से किस तरीके से सजाया हुआ है। ये देखिए, महर्षि दयानंद गौ संवर्धन केंद्र गौशाला गाजीपुर दिल्ली का एक गौशाला है जिन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है। ये देखिए गाय यहाँ पर दूध निकाल रहे हैं, बिल्कुल प्योर दूध गाय का, और 100 रुपये प्रति ग्लास में बिल्कुल प्योर दूध गाय का पिलाया भी जा रहा है। इन गायों का दूध यहीं पर ही निकाल कर, उबाल कर, बकायदा उबाल कर 100 रुपये प्रति ग्लास में पिलाया जा रहा है। यहाँ पर लोग चारा भी खिला रहे हैं, यहीं से ही खरीद रहे हैं और यहीं पे गायों को चारा भी खिला रहे हैं। तो से हाय टू द गाय माता। ये देखिए, लोग प्यार भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो पूरा कल्चर दिखाया गया है कि आर्य समाज एक्चुअली में है क्या, विधान है क्या, कैसा कल्चर है, किस तरीके से, क्या मान्यता है। ये देखिए, फूलों की माला से सजाया हुआ है। ये देखिए, पूरा एक टूर रहेगा। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, क्योंकि 4 दिन के लिए लगा हुआ है ये, 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। तो जो लोग नहीं आ पाए हैं यहाँ पर इस कल्चर को देखने के लिए, आर्य समाज का जो इंटरनेशनल आर्य महासभा सम्मेलन है ये, तो आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए, और ताकि ऐसी कोई भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो आप देख पाएँ। देखिए क्या गेट है ये, अंदर पूजा चल रही है, कथा चल रही है अंदर। देखिए अंदर, देखिए वैदिक गुरुकुल प्रदर्शनी का एक कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और इस प्रदर्शनी में क्वेश्चन आंसर चल रहा है कि आर्य समाज के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन है और वो बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जो फर्स्ट आएगा उसको कुछ इनाम भी दिया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए कैंप किस तरीके से, ये एक कैंप है।
वहाँ मैंने आपको दिखाया ही, वहाँ पर एक अलग सम्मेलन चल रहा है, ये भी यज्ञ चल रहा है एक्चुअली। ये कुछ ये देखिए कितना सुंदर प्रदर्शनी की हुई है, पेड़ों से छोटे छोटे गमले लगाकर यहाँ पर लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं। मतलब काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए इसका एंट्री गेट, उधर से देखिए वो जो मेन एंट्रेंस गेट आपको दिख रहा होगा, कितना भव्य गेट लगाया हुआ है। ये इस मैदान में जो जितने भी प्रदर्शनी लगी हुई हैं उनके लिए एंट्री और एग्जिट गेट है। यहाँ पर इधर मंत्र उच्चारण चल रहे हैं। ये भी एक देखिए कितनी अच्छी बड़ी सी झोपड़ी बनाई हुई है लकड़ी के, कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कितना टाइम लगा हुआ है इसको। आर्य समाज लोग अपने कल्चर को बताने के लिए किस तरीके से संत लोग बैठे हुए हैं सारे, यहाँ पे पूजा चल रही है अंदर, कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। तो ये बताते हैं कि किस लिए पूजा हुई है, क्या है, शांति के लिए पाठ चल रहा है एक्चुअली यहाँ पर। तो देखिए अभी एक गुरुकुल का बहुत ही बड़ा इन्होंने कैंप लगाया हुआ है, वहाँ पर अभी मैं आपको पीछे ले जाकर दिखाऊंगा किस तरीके से प्रदर्शनी है। पहले हम यहाँ पे एक आचार्य जी मिले हैं, हमसे पूछेंगे इस कैंप की क्या मान्यता है। आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते जी। आचार्य जी कुछ बताना चाहेंगे जो आज ये कैंप लगाया है, इसकी मान्यता क्या है? बिल्कुल जी। क्या पर्पस है? ये है गुरुकुल प्रदर्शनी जी, अर्थात हमारे जो प्राचीन काल में विद्या कैसी दी जाती थी जी, शिक्षा का जो स्रोत था जी, वो गुरुकुल था। हाँ जी, और उस गुरुकुल में जो विद्या दी जाती थी, जी, विद्या किसको कहते हैं? या विद्या शा विमुक्त है जी, वो विद्या वो कहलाती है जो मुक्त कर दे। किससे मुक्त कर दे? दुखों से मुक्त कर दे, हाँ जी, उसको विद्या कहते हैं। वो विद्या इस गुरुकुल में दी जाती थी। तो विद्या कब से दी जाती थी? वो विद्या दी जाती थी जीरो अर्थात बच्चे का जब जन्म होता था उससे लेकर के उसको 50 वर्ष तक, हाँ जी, या 25 वर्ष तक कम से कम उसकी होता था, या 48 वर्ष तक वो पढ़ता था। तो वो सारी चीजों को आपके सामने दर्शाया गया है कि 0 से 8 साल तक बच्चा गुरुकुल में जाता है, गुरुजी के यहाँ जाता है। गुरुकुल में जाकर के गुरुजी उसका सबसे पहले ये जो पवित्र धारण करवाते हैं। ये जो पवित्र में क्या होता है कि उसको पवित्रता के साथ अपने सारे कार्यों को करने आना चाहिए। सारे सही सही बातों को बताया जाता है और जो गलत चीजें होती हैं उसको न करने के लिए शिक्षा जाती है जी, और उसके साथ में एक सूत्र भी दिया जाता है जी, जिसको ये जो पवित्र कहते हैं, जिसको ये जो पवित्र कहते हैं, इसको पहना दिया जाता है। जी, तो ये जो पवित्र एक संकल्प का धागा है। अच्छा, एक संकल्प का धागा है, इसको पहन लेने से हम संकल्पवान हो गए, ताकि हम कोई भी गलत कार्य अब नहीं करेंगे। गुरुजी जैसा बताएंगे वैसा हम करेंगे। जी, जी, फिर उसके बाद उसका पठन पाठन शुरू होता है, वेदारंभ हो जाता है। वेदारंभ के बाद उसको सबसे पहले उसको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा एक पुस्तक है जिसमें अक्षरों का ज्ञान होता है जी, कि कैसे अक्षर को किसको कहाँ से बोलेंगे। जैसे 103 प्रकार के होते हैं। जी, एक स बोला जाता है सामान्य, दंत कहते हैं। हाँ जी, एक तालव्य श हो जाता है शाह, और एक मूर्धन्य श हो जाता है। इन तीनों में है, सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। हाँ जी, जैसे दंत बोलेंगे तो जीभ जो है दांत से सटनी चाहिए। जैसे सड़क में इसमें दंत स है। अब जैसे शशिकांत है इसमें तालव्य है, और जैसे धनुष है इसमें मूर्धन्य। तो तीनों में अंतर है। तो ये शिक्षा हो गई उसकी। इसके बाद पुनः जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 से 13 साल की हो जाए गुरु उसको शिक्षा दे रहे हैं और उसको सारी विद्याएं देते हैं। शस्त्र चलाना भी देते हैं, ध्यान साधना उपासना देते हैं, उसको शुद्धिकरण देते हैं, उसको आयुर्वेद का भी ज्ञान देते हैं, सारी चीजें देते हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि 14 से 18 वर्ष तक जो है उसको मैथमेटिक्स गणित पढ़ाते हैं। और वो जब बड़ा होता है तो उसको संध्या हवन यजन करते हैं। और जब वो पढ़ता है तो वो अब रिसर्च करना लगता है। जैसे पीएचडी हो गई, रिसर्च करता है, आयुर्वेद पे रिसर्च करता है, यज्ञ पे रिसर्च करता है, मैथमेटिक्स पे रिसर्च करता है, उसका जो विषय होगा इन पे रिसर्च करता है। सारी विद्या उसको 48 साल में दे दी जाती है। अच्छा, और 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य रहता है। अगर वो 48 साल तक रहना चाहे तो 48 साल तक रहे, नहीं तो 25 साल तक। यदि एक कम से कम शास्त्रों में कहा गया है कि एक वेद पढ़ने के बाद आप गृहस्थ में जाओ। अच्छा, एक वेद पढ़ने के बाद ही अनुमति है। अच्छा,
तो यदि ये पढ़ाई कर लेता है वो, तब जाने के गृहस्थ में, और फिर गृहस्थ में जा करके अपना धन अर्जन करे। और जो नहीं जाना चाहता है फिर इससे ऊपर हो जाता है, उसको ईश्वर की प्राप्ति करना है, रिसर्च करना है, बहुत सारा समाज को देना है, अनेकों विषय हैं। अच्छा, अनेकों विषय हैं। अच्छा, तो आचार्य जी बताइए, आजकल गुरुकुल जो हैं कितने हैं, मतलब हमारे देश में? गुरुकुल बहुत सारे हैं, लेकिन गुरुकुलों को सरकार इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। अच्छा, इसलिए जो पर्सनल चलाए जा रहे हैं। और एक समस्या ये आ रही है कि गुरुकुल में यदि हमारा बच्चा पढ़ लेगा तो क्या नौकरी पा जाएगा, ये गार्जियन का, अभिभावक का पहला प्रश्न होता है। अब सरकार ने थोड़ी सी लिया है कि भाई गुरुकुल वालों को भी सर्विस दी जा रही है धीरे धीरे। बहुत सारे गुरुकुली है, जैसे स्वामी रामदेव जी ने गुरुकुल खोड़ा शिक्षा बोर्ड का किया है, और कांगड़ी विश्वविद्यालय है गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिसको खोला था। तो ये सब सारी चीजें हैं गुरुकुल में के बच्चे भी। और इसमें शिक्षा कर दी गई है कि नवीनता और प्राचीनता का संगम करके गुरुकुल बहुत सारे चलाए जा रहे हैं। हाँ, एक ये शिक्षा हो गई। दूसरा ये है कि प्योर प्राचीन पद्धति से चलाए जा रहे हैं, व्याकरण से, निरुक्त छंद और जिस तरीके से चलते आ रहे ये हैं। भी चल रहे हैं। तो दोनों परंपराएं हैं। डीए भी उसका एक विकल्प है। तो इस तरह से डीए भी गुरुकुल का भी एक विकल्प है। अच्छा, सारी विधाएं चली गई गुरुकुल की, दिनचर्या, रहन सहन, खान पीन सारा। क्योंकि आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन आपको सुख कहाँ मिलेगा? मन की शांति। मन की शांति तो गुरुकुल में मिलेगी। हाँ। आप धन अर्जन तो कर लिए, आप बहुत बड़े व्यक्ति तो संसार को तो जीत लिए, लेकिन अपने आप को नहीं जीत पाए। तो एक ये सारे गुरुकुलों की पद्धति है। ये देखिए गुरुकुल का जो कैंप लगा हुआ है, ये देखिए आयु 1 से किस तरीके से संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। मनुष्य निर्माण की योजना है। हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा करके बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाओं का निर्माण करते हैं, परंतु मनुष्य के निर्माण के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। तो महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि पुस्तक में 16 संस्कारों का वर्णन किया, जिसमें गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक के 16 संस्कार होते हैं। तो हमें उत्तम संतान चाहिए, तो उसके लिए उत्तम संतान के लिए हमें आह्वान करना पड़ता है, उसकी तैयारियां करनी पड़ती है। तो शारीरिक तैयारी और आध्यात्मिक तैयारी दोनों, भौतिक आध्यात्मिक दोनों तैयारी करके उत्तम संतानों का निर्माण का आरंभ किया जाता है। विधिवत विवाह के बाद गर्भाधान किया जाता है। जब उसके बाद गर्भ अवस्था में ही 2 संस्कार पुंसवन और सीमंतोन्नयन होते हैं, जिससे कि बौद्धिक और शारीरिक विकास उससे होता है। और गर्भिणी स्त्री बहुत सारी सावधानियां रखती है। जब बालक का जन्म होता है तो उसका जात कर्म संस्कार एक हवन किया जाता है, और यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ हवन चल रहा है, विशेष आहुतियाँ दी जाती है और डिसइंफेक्टेंट ऐसी आहुतियाँ भी दी जाती है। चावल और सरसों की आहुति दी जाती है। बच्चे को जन्म लेते ही संसार की बेस्ट वस्तुओं का, श्रेष्ठ वस्तुओं का परिचय कराया जाता है। जैसे कि बच्चे की जीभ पर शहद और घी का अच्छी तरह से मिश्रण करके सोने की सलाई से उसके ऊपर, जीभ के ऊपर ओम लिखा जाता है। तो संसार में जो वनस्पति वर्ग है उसका प्रतिनिधि है शहद। वनस्पति का सार समझो, वो शहद है। वनस्पति के फूल होते हैं अलग अलग प्रकार की, सुगंध वाले, स्वाद वाले, उसको ग्रहण करके मधुमक्खी जो है शहद बनाती है और वो शहद लिया जाता है। और पशु वर्ग है, उसमें बेस्ट पशु जो है वो गाय है, और गाय का भी सर्वोत्तम उत्पाद क्या है? जो घी है, और वो सोने के कलर का होता है, पीले कलर का होता है। तो इन दोनों को परिचय। और तीसरी वस्तु जो सोना है, ये भूगर्भ में मिलने वाली मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर, वैसे ही एक उत्तम सर्वोत्तम धातु सोना है, तो उसका परिचय भी कराया जाता है। सोने की सलाई से ओम लिखा जाता है, जो कि संसार का आधार है। इससे बेस्ट चीज कोई हो नहीं सकती है।
हमें आनंद देने वाला, आनंद से तृप्त कर देने वाला ओम है। तो ऐसी बढ़िया चीजों का परिचय जात कर्म संस्कार में कराया जाता है। जात कर्म संस्कार के बाद में 11वें दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है, अथवा तो 100वें दिन फिर जो है उसको घर से बाहर ले जाते हैं और इसको कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। अगला संस्कार है अन्नप्राशन। बच्चे को थोड़ा थोड़ा अन्न भी खिलाना शुरू किया जाता है और फिर जब उसके सिर के जो अस्थि है, हड्डियां हैं, वो मजबूत होने पर उसके मलिन बाल जो है वो हटाए जाते हैं। उसको मुंडन कहते हैं, चूड़ा कर्म कहते हैं। चूड़ा कर्म के बाद में कर्णवेद संस्कार है, वो भी एक बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अनेक रोगों से बचाव होता है। इतने संस्कार हो जाते हैं 8 वर्ष की अवस्था में। 5 साल की उम्र तक बच्चा प्राय अपनी माता के पास रहता है और माता उसको बहुत सारी बातें सिखाती है। तो ये आपको जन्म से 5 वर्ष तक माता क्या सिखाती है, संस्कृत के श्लोक, गीत, कविता, और उसको शूरवीर बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं और अनेक गुणों से युक्त बनाते हैं। ये आपको सत्याप्रकाश के दूसरे समुल्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा कि माता पिता सबसे पहले गुरु माता है और दूसरे गुरु पिता है। और उसके बाद में 8 वर्ष के उम्र में 8 वर्ष की उम्र में उसका उपनयन यानी कि जनोई संस्कार कराया जाता है। अब वो बच्चा घर पर रहेगा नहीं, वो गुरुकुल में जाएगा और गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है वो आदर्श शिक्षा पद्धति है, वो निःशुल्क है, सबके लिए उपलब्ध है, सबके लिए समान है, कोई ई डिवाइड नहीं है और सबको समान तपस्या करनी पड़ती है और सबको समान सुविधाएं मिलती है। भिक्षा से लाते हैं जिससे कि अभिमान का नाश होता है, समाज के लोगों का ऋण पता चलता है। और गुरुकुल में 8वें साल के बाद में विद्यार्थी का प्रवेश हुआ है तो राजा की ओर से प्रबंध होता है कि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के न रहे। कंपलसरी शिक्षा और फ्री शिक्षा, ये इसका महत्व है। तो वेदारंभ संस्कार करके क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले वर्णोच्चारण शिक्षा वो 1 महीने में, और संस्कृत भाषा का ज्ञान और अष्टाध्यायी का स्मरण करके वो व्याकरण शास्त्र सीखता है। उसके बाद में निरुक्त शास्त्र सीखता है और छंद का भी शिक्षण लेता है। तो ये 9.5 वर्ष तक इतना कोर्स हो जाता है और सामान्य रूप से ये व्यायाम, आसन और दंड बैठक और भ्रमण करना, दौड़ लगाना, धनुर्विद्या का थोड़ा थोड़ा अभ्यास ये किया जाता है। तो संस्कार की अवस्था में क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ने के बाद में दर्शन जाता है। तो संस्कार की अवस्था में क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ने के बाद में दर्शन शास्त्र यानी कि हमारी फिलोसॉफी, इसमें पूर्व मीमांसा होती है, वैशेषिक, न्याय और योग, सांख्य और वेदांत, और 10 उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें अध्यात्म विद्याएं हैं और बुद्धि खिलती है। शब्दों के, वाक्यों के अर्थ कैसे करते हैं, ये मीमांसा दर्शन का विषय है। और ऐसे ही वेदांत दर्शन में ईश्वर का वर्णन है। मनुस्मृति और वाल्मीकि रामायण इतिहास के ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं और गणित आदि विद्या का भी परिचय शुरू हो जाता है। अर्थशास्त्र, भूगोल, विज्ञान, इसका भी परिचय। और ध्यान और मेडिटेशन भी इसमें होता ध्यान मेडिटेशन इसमें है जी। योग शास्त्र 19 से 25 उम्र के बीच में। हाँ, तो ये 6 वर्ष का काल है। उसमें हमारे वैदिक शिक्षा में 4 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण है, ये यहाँ पर दिया गया है। फिर गणित है, विज्ञान है, भूगोल है। वहाँ पर जैसे कि निदर्शन किया है कि ये भूगोल, पूरी भूगोल सिखाई जाती है और भूगर्भ विद्या भी सिखाई जाती है और 4 उपवेद सिखाए जाते हैं, जो एक आयुर्वेद है और फिर जो है धनुर्वेद है। ये सब जो है आयुर्वेद का विषय जो है लाइफ साइंस, अर्थात स्वास्थ्य की रक्षा। स्वास्थ्य क्या है, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, और उसकी रक्षा कैसे करनी, रोग क्यों आता है, रोग का निवारण कैसे करें, और उसमें सर्जरी तक है। ये सुश्रुत भी है और चरक भी है
और धनुर्वेद में प्रजा का पालन कैसे करें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें, गवर्नेंस कैसे करें और सेना का संचालन कैसे करें, वेपन्स की विद्या, ये धनुर्वेद के विषय हैं। तो ये सब जो है 4 उपवेद भी पढ़ाने हैं। अब आगे जो ये तो सामान्य स्टडी तो इतनी करनी ही है, 25 वर्ष तक तो सभी को अध्ययन करना है। हाँ जी। हाँ, इतना ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गुरु जी के पास रहना है, तपस्या करनी है और तब तक कोई गृहस्थ संबंधी और इस प्रकार का काम नहीं करना है। विधिवत प्रवेश 25 वर्ष की उम्र में होता है। तो ये अनिवार्य ब्रह्मचर्य पालन कराने से बहुत ही सशक्त प्रजा उत्पन्न होती है। अब एक स्वैच्छिक है कि 25 साल से ऊपर भी विद्या का प्रेमी है, एक्सेप्शनल केस 26 से 50 वर्ष तक भी व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह करके वो 48 वर्ष पर्यंत जो काम करेगा, रिसर्च स्टडीज करेगा, इसमें जो है वेद की किसी भी विद्या का वो रिसर्च स्टडी अनुसंधान कार्य करेगा। फिर गान विद्या जो नृत्य कला संगीत और नृत्य गीत संगीत और शिल्प विद्या आर्किटेक्चर और पदार्थ विद्या गुण विज्ञान और वो एयरप्लेन्स ऑल मशीन्स, इसकी सारी विद्या जो है और जो सारी भूगर्भ विद्या और आकाश विद्या को भी जो है पृथ्वी से लेकर के आकाश की विद्या को भी सीखना है। तो सारे मैथमेटिक्स, अलग अलग गणित विद्या, ज्योमेट्री और बीज गणित, अंक गणित, ये सारे गणित भी रिसर्च स्टडीज। तो इसमें सब कंप्यूटर और लैंग्वेजेस और रसायन भौतिक और ये सब उसमें समावेश हो जाता है। और फिर इसका प्रैक्टिकल हस्तक्रिया माने यंत्र कला, यानी कि प्रैक्टिकल भी उसको सिखाए जाते हैं, लेबोरेटरी में ले जाते हैं और वहाँ पर रिसर्च स्टडीज कराई जाती है और प्रैक्टिकल कराया जाता है। आयुर्वेद में भी जो है सर्जरी का प्रैक्टिकल कराएंगे और इस प्रकार से कराएंगे। तो सुश्रुत शास्त्र जो है उस तो बस गोली चूर्ण उसकी विद्या है और उसमें सर्जरी का नाम निशान नहीं है, परंतु सुश्रुत ग्रंथ आयुर्वेद का है, उसमें 125 इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट सर्जरी के लिए बनाए गए हैं और आज भी इसकी डेमो आपको कुरुक्षेत्र के म्यूजियम में मिलेगी। तो सुश्रुत जी का जो है स्टेच्यू सिडनी के एयरपोर्ट पर लगा है ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ नीचे एक लाइन लिखी है फादर ऑफ सर्जरी, ये लाइन लिखी है। तो विदेश के लोग मान करते हैं तो हमें भी मान अवश्य करना चाहिए। जिसको 25, 26 या 30, 36 ऐसे कई ऑप्शंस हैं, जिसको गृहस्थ आश्रम में जाना है तो उसके लिए कई ऑप्शन है। 25 साल में भी गृहस्थ में जा सकते हैं, 30 साल में जा सकते हैं, 36 साल में जा सकते हैं और 40 साल में जा सकते हैं और 48 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तो जिसको रिसर्च स्टडी करनी है वो 48 साल तक पढ़ता रहे और फिर उसके बाद में गुरुकुल से कॉन्वोकेशन करते हैं, इसको समावर्तन संस्कार कहा गया है। तो गुरुकुल से भेजने का और उसका तपस्यामय जीवन समाप्त होता है और थोड़ी सुविधा लेना शुरू करता है और फिर उसको गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसका विवाह कराया जाता है विधिवत और वो गृहस्थ में जाता है। गृहस्थ का 25 वर्ष का काल होता है, संतान की संतान होने पर वो वानप्रस्थ में जाता है और वानप्रस्थ में ऊंचा वैराग्य प्राप्त करके वो सन्यास की दीक्षा लेता है और शरीर का जो है अंतिम संस्कार वो अग्नि संस्कार होता है। जब देहांत हो जावे, देहावसान हो जावे तो व्यक्ति को भस्मांतम शरीरम, ये वेदों का वचन है कि इस शरीर को अंत भस्म करना चाहिए। तो अच्छे प्रकार से घी की आहुतियाँ देते हुए, जड़ी बूटियों की आहुतियाँ देते हुए उसको जो है पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। तो ये अंतिम संस्कार तक की सारी मानव निर्माण की योजना यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। धन्यवाद। ये देखो भाई, थोड़ा सा यहाँ पर क्या ना लाइटिंग अब कम होती जा रही है क्योंकि शाम हो चुकी है, लेकिन इतनी अच्छी लाइटिंग की हुई है इस पूरे पंडाल में, पूरे भव्य सम्मेलन में कि लाइटिंग की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। देखिए, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये वही इतना बड़ा भव्य पंडाल है जहाँ पर कल मोदी जी आए थे। पूरा रोहिणी का सेक्टर 10 और आसपास का एरिया सारा ब्लॉक कर दिया था उनकी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर काफ़ी देर तक उन्होंने वार्तालाप की है, बताया है महत्व आर्य
समाज का यही वो स्टेज है। आज भी यहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं। को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग में कोई बता सकते हैं? ये देखिए, आर्य समाज मानव सेवा के 150 साल पूरे होने पर ये महासम्मेलन किया जा रहा है 2025 का। इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन लोग, कितने बड़े बड़े नाम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं प्रेरित होकर आर्य समाज से। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए, शिवराम राजगुरु, लाला लाजपत राय और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, वीर सावरकर जी। ये देखिए, ये देखिए, ये उन लोगों के फोटो और नाम है। ये लोग हैं शास्त्रार्थ, प्रवचन, भाषण और वेद कथाओं के माध्यम से जिन्होंने आर्य समाज के विचारों और सिद्धांतों को घर घर पहुंचाया। अभी हम जिस कैंप में, जिस पंडाल में जाने वाले हैं, उसमें है कि आर्य समाज की स्थापना किस किस देश में, किस कंट्री में, किस ईयर में हुई है। ये पूरा पंडाल उसी के बारे में है। अंदर चलते और दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए। तो ये देखिए, ये है ब्रिटिश में, लंदन में 1976 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। उसके बारे में बताया हुआ है, किन लोगों ने की थी, किस तरीके से वहाँ पे प्रचलित है आर्य समाज। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 1990 में स्थापना हुई थी आर्य समाज की। ये देखिए, ये बता रहे हैं। और इधर जो है, ये न्यूजीलैंड में 1996 में स्थापना हुई थी आर्य समाज की। ये देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं फिजी में 1904 में इस्टेब्लिश हुए थे आर्य समाज में। ये कॉलेजेस खोले गए थे वहाँ पे, आर्य कन्या पाठशाला, भवानी दयाल मेमोरियल, जहाँ पे एफिलेटेड है आर्य समाज। गुआना एक देश है, यहाँ पर 1921 में इस्टेब्लिश किए गए थे ये कॉलेज, मंदिर वहाँ पर इस्टेब्लिश हुए थे आर्य समाज के। देखिए, ये जो स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर बता रहे हैं कि यूएस में, अमेरिका में 1979 में क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट की हैं आर्य समाज ने। ये देखिए, आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन में है, ये न्यूयॉर्क में है आर्य स्पिरिचुअल सेंटर, होम टेम्पल न्यू जर्सी में है, डीएवी मॉन्टेसरी स्कूल ह्यूस्टन में है। देखिए, कितना बड़ा पंडाल लगाया हुआ है। ये मैं आपको पूरा घुमाऊँ। वहाँ पर देखिए, एक फिल्म चल रही है जो आर्य समाज के बारे में बता रही है, लोगों को संबोधित कर रही है। एक फिल्म है, छोटा सा एक थिएटर है जहाँ पर आप लोग बैठकर देख भी सकते हैं सिनेमा। आर्य समाज के ऊपर किस तरीके से काम कर रही हैं आर्य समाज की संस्थाएं। ये बीच में देखिए, इन्होंने एक पृथ्वी बनाई हुई है। ये देखिए, अच्छा, ये देखिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। एक्चुअली इसके अंदर जो दिखाया जा रहा है, ईश्वर का बनाया ब्रह्मांड और हमारा आर्यव्रत किस तरीके से अंदर ये फिल्म के तौर पर दिखा रहे हैं। ये शो चल रहे हैं अंदर, यहाँ पे शो के टाइमिंग लिखे हुए हैं। ये देखिए, शो टाइमिंग। तो मेरे ख्याल में आधे घंटे की एक फिल्म होती है ये दिखाने के लिए। यहाँ पर बहुत सबसे लंबी लाइन इसी में ही है, इसलिए मैं अंदर जा नहीं पाया, आपको दिखा नहीं पाया। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कितने बड़ा कंपाउंड है, ग्राउंड है ये पूरा। ये अभी हमने आधा कवर किया है। अब अगर हम इधर देखें, इधर एक और बहुत बड़ा कंपाउंड है जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं, लेकर चल रहा हूँ आपको। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर अगर आप आएँ तो बहुत अच्छा समय लेकर आइएगा, क्योंकि ये सिर्फ 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है और भीड़ होने वाली है यहाँ पर। कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि मोदी जी आए थे,
संबोधित करने के लिए लोगों को। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है खाने पीने के लिए। आप घूमते घूमते अगर थक गए हैं या आपको भूख लगी है तो यहाँ पर पूरा रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया हुआ है। ये देखिए, अभी हम चलते हैं पास में। फाइनली हम पहुँचे अभी फूड कोर्ट में। यहाँ पर सारे ब्रांड्स, मदर डेयरी, कैंपा, कोकोला, पंसारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भूख लगे, नारियल पानी भी मिल रहा है। यहाँ पर आइसक्रीम के ठेले भी लगे हुए हैं। ये चुस्की वाला भी है और स्पेशल फ्लेवर के यहाँ पे तेल और परचून की दुकान भी है। यहाँ पे मसाले मिल रहे हैं, शाशा के, पंसारी के मसाले हैं ये सारे। अभी हम अंदर आ गए हैं और ये है सारा का सारा कोकोला पानी का स्टॉल। यहाँ पर देखिए बच्चे कितने सारे आए हुए हैं। मदर डेयरी का स्टॉल है ये। यहाँ पर फ्लेवर्ड मिल्क से लेकर घी, रसगुल्ला, मिठाइयाँ, देखिए पास से दिखाता हूँ मैं, चाय भी मिल रही है। और इधर ये कॉफ़ी का भी इंतज़ाम है। ये है, दूध भी मिल रहा है। अभी आगे चलते हैं। ये जो पूरा स्टॉल सामने आप देख रहे हैं, आदमी आए हुए हैं। ये चाप के आइटम्स मिल रहे हैं। ये सारा वेज आइटम ही मिलेगा आपको यहाँ पर, पनीर और ये खाने का, डिनर का, लंच का पूरा इंतज़ाम है यहाँ पर। पिज़्ज़ा भी मिल रहा है, देखिए पैटीज मिल रही है। और ये देखिए सैंडविच, बर्गर, क्रीम रोल, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, केक। ये है, यहाँ पर थाली मिल रही है। BTW एक ब्रांड है जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पर पूरा खाना मिल रहा है, थाली पर प्लेट का सिस्टम है यहाँ पे। ये देखिए, डेकोरेशन के साथ में यहाँ पर मसाला डोसा मिल रहा है। छोले भटूरे भी मिल रहे हैं यहाँ पर, पाव भाजी भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, टिक्की भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। अच्छा अरेंजमेंट है खाने पीने का, क्योंकि भीड़ और काफ़ी लोग आते हैं। देखिए टेबल्स और बैठने का अरेंजमेंट भी है। स्कूल भी आए हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी ग्रुप्स में, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी स्टॉल है, बाहर भी बैठे हुए हैं लोग। नमस्ते जी। यज्ञ दो प्रकार का होता है, श्रौत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ। श्रौत यज्ञ क्या है? ये है जो वेदों में विहित यज्ञ है। वेदों में राजसूय, अश्वमेध, पौर्णमासेष्टि, दर्शेष्टि, इस प्रकार के याग विधान है। उन यागों इसी प्रकार के देखा जाता है। जैसे इन यागों में 3 कुंड होते हैं, यज्ञ कुंड। एक है देखिए गार्हपत्य अग्नि बोलते हैं। ये जो चतुरस्र आकार के है वो आह्वनी अग्नि बोलते हैं। और जो डी आकार के जो शेप का है तो दक्षिणाग्नि बोलते हैं। इसको जो बीच में वेदी है ये त्रेताग्नि भी बोलते हैं। और इधर आइए हम दिखाते हैं इन यागों में यूज होने वाले, उपयोग होने वाले पात्र ये हैं। इसमें इसको बोलते हैं अरणी, जिससे अग्नि मंथन किया जाता है, अग्नि जिससे निकाली जाती है। इसे ना माचिस जलाना होता है, ना इसका बहुत ही जो नहीं करना है, हमको रगड़ना पड़ता है। इससे रगड़ करके अग्नि को पैदा करके उससे जलाना होता है। इन यागों का प्रयोजन क्या है तो समझ लीजिए, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की कामना वाले इन दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, राजसूय, सोमयागों को करे बोल करके शास्त्रों में विधान है। इन्होंने स्वामी जी में आर्य समाज में संस्कार विधि पुस्तक में बताया गया है, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत इन अग्नियों को करने के लिए। हम आर्य समाज में क्या किए, नॉर्मल अग्निहोत्र तक रुक गए हैं। अश्वमेध पर्यंत जो बीच में जो अग्नि याग हैं इनको हमने छोड़ दिया है। तो ये दक्षिण परंपरा में ये अब भी सुरक्षित हैं। आप कभी आ सकते हो, हम दक्षिण परंपरा में देख सकते हैं। हमारे गुरुकुल निगमनीडम वेद महाविद्यालय तेलंगाना से है। वहाँ के आचार्य उदयन मीमांसक जी हैं। अभी वर्तमान में उनका नाम स्वामी चिदानंद सरस्वती है। मैं उनका स्नातक हूँ, 14 साल अध्ययन किया हूँ। अभी उनके ही आशीर्वाद से बेंगलुरु में, कर्नाटका में ओम शांति धामा गुरुकुल चला रहा हूँ। वहाँ का मैं प्रिंसिपल हूँ। ओम नमस्ते।
इन बच्चों ने जो प्रयास किया और जो इनको प्रशिक्षण तो अभी दिया जो है, आपने परफॉर्मेंस दोनों देखी को ही है, अनेक ये साधुवाद। आर्यवीर हैं, आर्य समाज के। आज समाज को, इनको देश को, राष्ट्र को आर्यवीर इसी प्रकार की युवा कहकर शक्ति की संबोधित किया आवश्यकता जाता है। ये अभी शक्ति पूरी तो कोई भी परफॉर्मेंस प्राप्त जो कर देखी लेता, है, बहुत शक्ति तो राम ही में भी थी, रावण में भी थी, कंस में अच्छी भी थी, परफॉर्मेंस थी ये। तलवार और ये सब लोग देखिए अपने ग्रुप्स में जाकर बैठ गए हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं आर्य समाज के, आर्यवीर हैं। अब ये जो नया आए हैं ये परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो रहे हैं और ये आयोजन हो रहे हैं। ये पूरे राष्ट्र में अधिक से अधिक और विशेष करके इस प्रकार के जो कार्यक्रमों से निकल के जो आर्य समाज के अधिकारी बनते हैं और आर्य समाज के कामों में लगते हैं, उनके हाथों में ही आर्य समाज सुरक्षित रहेगा। इसमें किसी प्रकार का दुर्मत नहीं है। मैं निश्चित रूप से सभी प्रांतीय सभाओं की ओर से, सार्वजनिक सभा की ओर से इस प्रकार के इस कार्यक्रम के लिए, इसके आयोजन के लिए और पूज्य स्वामी जी महाराज को सबको अनेक अनेक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ओम। ये देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 2 लोगों की फोटो भी लगाई हुई है। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे देश से, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, हर जगह से आर्यवीर आए हुए हैं आर्य समाज के इस महासम्मेलन में। कितनी भीड़ है, कितने भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आगे मैं आपको घुमा ही चुका हूँ, ये जो फूड कोर्ट बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पंडाल्स लगे हुए हैं। अभी तो हमने ये, अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊं तो 30% भी नहीं घूमा है। दूर दूर तक पंडाल दिख रहे हैं बड़े बड़े। अभी तो हमने 4-5 पंडाल ही कवर किए हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो अभी जिस हम पंडाल में आए हैं, यह है अमर स्वामी प्रकाशन विभाग। यहाँ पे बुक्स देखने को मिलेंगी आपको, आर्य समाज के ऊपर लिखी हुई बुक्स, आर्य समाज के लोगों ने लिखी हुई बुक्स। यहाँ पर कुछ हवन की सामग्री मिल रही है। ये देखिए, लाजपत राय सामग्री स्टोर। और ये देखिए पूजा का सामग्री का सामान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी जिस पंडाल में हम आए हैं, यहाँ पर भी एक फूड कोर्ट है, अलग से बनाया हुआ है ओपन में। और जैन कुल्फ़ी और ये सब यहाँ पर काफ़ी अच्छा खान पान की सुविधा अवेलेबल है। चाय, कॉफ़ी, मोमोज सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। तो ये इतनी लंबी लाइन जो आपको दिख रही है, ये है भोजन की लाइन। यहाँ पे सुविधा है खान पान की। कोई भी आकर यहाँ पर निःशुल्क भोजन कर सकता है आर्य समाज की तरफ से। तो देखिए, मैं अंदर दिखा देता हूँ आपको। पानी पीने की सुविधा बहुत अच्छी की हुई है। इस तरीके से प्याऊ काफ़ी जगह लगे हुए हैं और अंदर छोटे छोटे ई रिक्शा भी चल रहे हैं। कुछ कार भी आ रही हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा मैदान है, बहुत लंबा रोड है। अभी तो मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ, मुझे 3 घंटे हो चुके हैं एक्चुअली यहाँ पर कवर करते करते। पर ये पंडाल इतने सारे हैं, अभी तो आधे, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बचे हुए हैं। तो चलिए धीरे धीरे कवर करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको आगे के पंडाल में क्या क्या है। अच्छा, अभी जिस हम पंडाल में आ गए हैं, यहाँ पर ना रहने की सुविधा है। जितने भी कार्यकर्ता आर्यवीर और पूरे देश से जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं इधर सब सोने का पूरा अरेंजमेंट है, सब सो रहे हैं। इधर भी पूरा
अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कि आगे पंडाल्स में क्या क्या है। ये देखिए पूरा आगे तक कई मीटर्स तक आपको ये जितने भी टेंट लग रहे हैं बड़े बड़े पंडाल्स में, सब रहने सोने के लिए है। यहाँ पर पूरे देश से जो लोग आए हुए हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो आर्यवीर हैं, जिन्होंने मदद की है इस पूरे पंडाल आयोजन को, आर्य समाज के इस महोत्सव को संपूर्ण करने के लिए। काफ़ी हज़ार लोग हैं जिनका यहाँ पे रहने खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, ये जो महासम्मेलन लगा हुआ है मानव सेवा राष्ट्र निर्माण के 150 स्वर्णिम वर्ष होने के उपलक्ष्य में, जो भी आगे टेंट देखे थे हमने वो नॉन एसी हॉल्स थे। ये जो इतना बड़ा भव्य जो टेंट लगाया हुआ है, पंडाल लगाया हुआ है, यहाँ पर फॉरेनर्स जो आउट ऑफ इंडिया से लोग आए हुए हैं, आर्य समाज के कार्यकर्ता या वॉलंटियर्स, उनके रुकने का इंतज़ाम है। यहाँ पर फुल्ली एसी टेंट है। यहाँ पर आपको तभी एंट्री मिलेगी जब आपके पास में आई कार्ड होगा। ये देखिए, दिवाली वैसे तो अभी होकर गई है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि दिवाली अभी भी चल रही है। कितनी अच्छी लाइटिंग्स लगाई हुई हैं चारों तरफ से, कितना अच्छा भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज महासम्मेलन। देखिए, ये जो रोड आपको दिख रही है ये बहुत लंबी रोड है। मैं कम से कम 5 से 10 मिनट से ज़्यादा हो गए मुझे चलते चलते। ये देखिए, ये एक और टेंट लगा हुआ है, पंडाल लगा हुआ है। यह है हॉल नंबर 4। ये देखिए, हॉल नंबर 4 के अंदर हम आए हैं और कितना भव्य तरीके से ये एक हॉल है। यहाँ पर आगे वार्तालाप चल रही है, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और अंदर सुंदरता देखिए। शंकराचार्य जी का नाम लिया है। हम ये मानते हैं कि वेदांत की परंपरा बहुत प्राचीन है। व्यास ब्रह्मसूत्र तो उस परंपरा की अंतिम कृति है, जिस पर बाद में भाष्य होना शुरू हुए। बाकी आचार्य परंपरा में तो वेदांत दर्शन बहुत प्राचीन काल से रहा है। अब इस हॉल में सब लोगों का लेटने का अरेंजमेंट किया हुआ है, मतलब यहाँ पर भी लोग लेट सकते हैं। देखिए कितना शानदार हॉल है। सभी लोग जो आए हुए हैं यहाँ पर रुके हुए हैं, उनके बैग हैं, स्कूल के बच्चे हैं या ग्रुप्स में जो लोग आए हुए हैं। देखिए सब लोग मस्त अच्छे से विश्राम कर रहे हैं रात को। कूलर्स हैं यहाँ पर सब।